और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं औरंगाबाद, जहां पर रैली स्थल पर पहुंच गए हैं राज ठाकरे। इंतजार हो रहा था काफी लंबे समय से उनका, वहां पर मौजूद लोग काफी देर से राज ठाकरे के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, तो अब वो इंतजार खत्म हो गया है और राज ठाकरे यहां इस रैली स्थल पर पहुंच गए हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे औरंगाबाद में। आज इस रैली में राज ठाकरे का जो संबोधन होगा वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, राज ठाकरे मंच पर हैं इस वक्त और अब से थोड़ी देर बाद वो बोलना भी शुरू कर देंगे। जिस तरह से ये एक बड़ी रैली जो कि औरंगाबाद में एमएनएस की तरफ से आयोजित की गई और महाराष्ट्र दिवस के मौके पर कल ही हालांकि पहुंच गए थे एमएनएस चीफ राज ठाकरे औरंगाबाद, और अब उनका संबोधन थोड़ी ही देर में यहां पर होगा। आप देखिए रैली स्थल पर कितनी बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है मंच पर। मंच की ये तस्वीरें जो कि वहां के जो स्थानीय नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं एमएनएस के, वो उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें एक प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया है। हिंदू जननायक माननीय राज साहेबांना प्रभू श्री रामाची प्रतिमा भेट देण्यात येत आहे। श्री राम की प्रतिमा कुछ महिलाओं ने वहां पर उन्हें यानंतर भेंट की है, तोहफे में दी है। सीधे रुख कर लेते हैं जितेंद्र दीक्षित का। जितेंद्र, इंतजार अब खत्म हुआ, राज ठाकरे पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में बोलना भी शुरू कर देंगे। जी हाँ, उम्मीद की जा रही कि बस अब से कुछ मिनटों में ही राज ठाकरे का भाषण शुरू हो जाएगा। वो भाषण जिसका कि इंतजार हो रहा था कल से, जब से राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद मंच पर पहुंचने से पहले सबसे पहले उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है उसका माल्यार्पण किया। उसके माल्यार्पण के बाद में एक बहुत बड़ा फूलों का हार जो है यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता एमएनएस के वो लेकर आए थे, उनको पहनाया गया, उससे राज ठाकरे का स्वागत किया गया। और अब किसी भी क्षण जो है राज ठाकरे को आमंत्रित किया जाएगा कि वो सामने से आकर पोडियम पर खड़े हों और अपना भाषण दें। राज ठाकरे का भाषण के पहले हमेशा से सस्पेंस रहता है कि आखिर वो क्या बात बोलने वाले हैं, क्या कुछ कहने वाले हैं। और इस बार भी सस्पेंस बिल्डअप से तारीख का अनाउंसमेंट हुआ कि औरंगाबाद में 1 मई को वो भाषण देने वाले हैं। तब से लेकर लगातार एक सस्पेंस खड़ा हो गया था और ये इसलिए भी काफी अहमियत रखता है क्योंकि 3 मई वाली डेडलाइन, अब उसके लिए 2 दिन ही बचे हैं। राज ठाकरे ने अपनी पिछली सभा में, जो थाने की सभा हुई थी, उसमें ऐलान किया था कि 3 मई तक अगर मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। तो उसके बाद अब ये उस डेडलाइन से पहले की आखिरी सभा है और इसमें क्या कुछ कहते हैं राज ठाकरे, ये जानना काफी अहम होगा। आपको मेरे कैमरामैन तस्वीरें दिखा रहे हैं उस मैदान की, मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान की, जो खचाखच भरा हुआ है। इसमें न केवल औरंगाबाद के स्थानीय एमएनएस कार्यकर्ता हैं बल्कि आसपास के शहरों से, मराठवाड़ा के जो दूसरे शहर हैं जैसे बीड़ है, जालना है और अमरावती से भी कई कार्यकर्ता आए हैं। मुंबई से तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर लाया गया है और वो सभी इस वक्त यहाँ इस मैदान में मौजूद हैं बड़ी तादाद में। इस कार्यक्रम से पहले आज उनके बेटे अमित ठाकरे, आप देख रहे हैं कि मंच पर ये जो दाढ़ी वाले शख्स मौजूद हैं, ये अमित ठाकरे हैं, राज ठाकरे के बेटे हैं। पिछले साल ही राज ठाकरे ने इनको राजनीति में लॉन्च किया था, ये यहाँ पर पहुंच गए थे। बाकी के स्थानीय नेता एमएनएस के जैसे बाला नांदगांवकर, नितिन सरदेसाई, ये तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंच गए और इनके भाषण चल रहे थे। और अब से कुछ देर में ही उम्मीद की जा रही है कि राज ठाकरे अपना भाषण देंगे। और राज ठाकरे औरंगाबाद में ये सभा इसलिए ले रहे हैं, मैं फिर से एक बार अपने दर्शकों को बता दूं जो अभी अभी जुड़े हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने एक मुहिम शुरू की है, एक रणनीति अपनाई है खुद को हिंदू पोस्टर बॉय साबित करने की। कुछ उस तरह के पोस्टर बॉय जैसे कि किसी वक्त में बाल ठाकरे हुआ करते थे, शिवसेना के दिवंगत प्रमुख, और अब एक नए बाल ठाकरे के तौर पर खुद को पेश करना चाहते हैं राज ठाकरे और इसीलिए उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया है। दरअसल राज ठाकरे ने अपनी राजनीति तो शुरू की थी जब उन्होंने नई शिवसेना से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो उसका मुद्दा उन्होंने चुना था मराठीवाद का। तो मराठी मानुष के हितों की बात करेंगे, पर प्राणियों का विरोध कर रहे थे। उनके कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों की पिटाई भी की, कई उत्तर भारतीयों को जो है मुंबई, नासिक
से शहरों से भागने पर भी मजबूर किया था। और उसका नतीजा ये हुआ था कि साल 2009 में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 13 सीटें राज ठाकरे को हासिल हो गई, लेकिन इसके बाद मराठी का मुद्दा उनके लिए काम नहीं कर पाया। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उनको सिर्फ 1 सीट मिली और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी वे सिर्फ 1 सीट ही हासिल कर पाए। और उन्होंने जब ये देखा कि मराठी का मुद्दा जो है उनकी पार्टी को जिंदा नहीं रख सकता, एक तरह से अस्तित्व का संकट पार्टी के सामने खड़ा हो गया, तो उन्होंने मुद्दा बदलने की सोची और नया मुद्दा अपनाया हिंदुत्व का। अच्छा, हिंदुत्व का मुद्दा अपनाने से एक और बात ये हो रही है कि उन्हें बीजेपी का भी साथ मिल रहा है, क्योंकि जब तक वो मराठीवाद की बात करते थे बीजेपी अपने आप को उनसे दूर रखती थी, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि अगर राज ठाकरे के साथ गए तो राज ठाकरे उत्तर भारतीयों का विरोध करते हैं, यूपी बिहार के वोटर नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब राज ठाकरे जो है उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता जो है यूपी बिहार के लोगों को नहीं पीटते हैं, मराठीवाद की बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को भी शिवसेना से अलग होने के बाद एक स्थानीय पार्टनर की जरूरत थी और वो पार्टनर राज ठाकरे के तौर पर उनकी पार्टी एमएनएस के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। और इन दोनों को साथ जोड़ने का हिंदुत्व का मुद्दा कर सकता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी और एमएनएस के बीच में इन दिनों काफी करीबी भी आती नजर आ रही है, दोनों करीब भी एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंच पर हलचल हो रही है, मंच पर एमएनएस प्रमुख बाल ठाकरे मौजूद हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र शाहिर के एक तस्वीर का उन्होंने लोकार्पण किया है। केदार शिंदे की ओर से निर्मित ये तस्वीर महाराष्ट्र शाहिर की, जिसका अभी अभी लोकार्पण किया गया है। और अब सभी को इंतजार है कि स्वागत इत्यादि के बाद अब राज ठाकरे अपने विचार इस भीड़ के सामने रखें, इन लोगों के सामने रखें। 6 बजे से ही लगातार यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और लोग राज ठाकरे को सुनने के लिए बेताब हैं। यहाँ से करीब 15 मिनट के फासले पर राज ठाकरे उस होटल में ठहरे थे, रामा इंटरनेशनल में। वहां से जब वो पहुंचे तो हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े साथ में थे और उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। लोग दोनों तरफ खड़े थे राज ठाकरे की एक झलक पाने के लिए। और अब राज ठाकरे यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ भी उसी तरह की भीड़ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर वैसी ही भीड़ नजर आ रही है। लोगों की पूरा ये मैदान खचाखच भर चुका है एमएनएस के कार्यकर्ताओं से। अच्छा, मैं आपको शिरीन यहाँ पर ये भी बता दूं और उन दर्शकों को भी समझा दूं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि आखिर औरंगाबाद ये वेन्यू राज ठाकरे की सभा के लिए क्यों चुना गया। दरअसल एमएनएस शिवसेना का जिन जिन शहरों में गढ़ रहा है, जहां पर शिवसैनिकों का अच्छा खासा दबदबा रहा है, ऐसे शहरों को ही एमएनएस टारगेट कर रही है। सबसे पहला उसका टारगेट था, सबसे पहली जब हिंदुत्व का मुद्दा अपनाने के बाद राज ठाकरे की जो सबसे पहली सभा हुई वो मुंबई में हुई। और मुंबई में इसलिए हुई क्योंकि मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना का कब्जा है। बीते 2.5 दशकों से ऊपर के समय से शिवसेना मुंबई महानगर पालिका पर काबिज है। और आइए अब सुनते हैं राज ठाकरे को, ये व्यासपीठ पर आ चुके हैं, पोडियम पर आ चुके हैं और अब अपनी बात कहने की शुरुआत करेंगे। मंच पर बैठे तमाम लोग जो है खड़े हो चुके हैं और अब राज ठाकरे बोलने जा रहे हैं। वो सस्पेंस जो कि पिछले चंद दिनों से बना हुआ था कि आखिर राज ठाकरे क्या कुछ कहेंगे, तो अब राज ठाकरे अपने पत्ते खोलने जा रहे हैं, अपनी बात कहने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मला कल्पना आहे की बसायला सोडा पण उभं राहायला पण जागा नाहीये।
माझी आपणा सर्वांना नम्र विनंती आहे की आपल्या घोषणा आपलं बोलणं हे जर थांबलं तर मला अनेक विषय आपल्याशी आज बोलता येतील। मी आता येत असताना बाहेर देखील आज अजून हजारो लोक आहेत बाहेर की त्यांना आतमध्ये येता येत नाहीये कारण आतमध्ये जागाच नाहीये। आज सर्वप्रथम मी आपणा सर्वांना 1 मेच्या महाराष्ट्र दिनाच्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। कामगार दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि बोलायला सुरुवात करतो। खरं तर सभा होणार नाही होणार, राज ठाकरेंनी सभा घ्यावी न घ्यावी, सभेला परवानगी मिळणार नाही मिळणार, खरं तर हे का ही गोष्ट केली मला अजूनपर्यंत समजलेली नाही। मी महाराष्ट्राच्या कुठच्याही कोपऱ्यामध्ये जरी मी समजा सभा घेतली असती तरी दूरदर्शनवरनं तुम्ही पाहिलंच असतात ना। मुंबईला गुढीपाडव्याच्या दिवशी एक सभा घेतली, त्याच्यानंतर त्या सभेनंतर बरेच जण बडबडायला लागले, मग त्यांना उत्तर देण्यासाठी म्हणून एक उत्तर सभा ठाण्यामध्ये घेतली। खरं तर 2च सभा मी घेतल्या, पण या 2 सभांवरती किती बोलतायत, लेकिन इन सभाओं पर ही लोग कितना बोल रहे हैं। आणि मग ही ज्यावेळेला ठाण्याची सभा ज्यावेळेला झाली त्यावेळेला माझ्या दिलीप धोत्रेने मला फोन केला। और जब ठाणे की सभा मेरी हुई तो दिलीप धोत्रे जो कि मराठवाड़ा में यहाँ पर ठाणे के इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे फोन किया। बसतील शांत, जागा नहीं ऐकता येणार नाही त्यांना। बैठो बैठो शांत रहो, जगह नहीं है, आवाज दिलीप धोत्रेने फोन केला आणि दिलीप धोत्रेने सांगितलं की दिलीप साहेब आपण एक संभाजीनगरला आपण एक सभा घेऊया और कहा कि साहब संभाजीनगर पे भी एक सभा लेनी चाहिए। आणि म्हटलं हा तर संभाजीनगर हा तर महाराष्ट्राचा मध्य, संभाजीनगर तो महाराष्ट्र का मध्य है। मग मी त्याला सांगितलं म्हटलं आपण एक संभाजीनगरला सभा घेऊ, म्हटलं मी तुला तारीख सांगतो नंतर। फिर ठीक है, संभाजीनगर में सभा को तारीख बाद में हा बताता विषय हूं। फक्त संभाजीनगर पुरता मर्यादित नाही, लेकिन ये विषय सिर्फ संभाजीनगर तक का नहीं है। माझ्या ह्याच्या पुढच्या सगळ्या सभा या सगळ्या मराठवाड्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये होणार आहेत। मेरे महाराष्ट्र के सभी जिलों में होंगी, तसंच विदर्भातही जाणार आहे। आपल्या कोकणातही जाणार आहे, कोंकण में भी जाऊंगा, उत्तर महाराष्ट्र में भी जाऊंगा, पश्चिम महाराष्ट्र में भी जाऊंगा। पण या सभांना आडकाठी आणून काहीच होणार नाही, मी कुठेही और बोलतो सभाओं में अड़कर कोई फायदा नहीं है, कहीं भी लोगों तक पहुंचेगा ही। कोंबडा झाकायचं ठरवलं तर ते उगवायचं थोडी राहतं, सूर्य उगवतोच। पण आज या ऐतिहासिक संभाजीनगरमध्ये जी काय उरली सुरली जी काय आहे ती म्हटलं आता जरा संभाजीनगरमध्ये काढू। आज ऐतिहासिक संभाजीनगर में
मला कल्पना आहे की कहना है वो इस सभा के महाराष्ट्रामध्ये दौरान अनेक प्रश्न आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे, संभाजीनगरमध्ये शहराचा मध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे, 10 दिवसांनी पिण्याचं मुझे पाणी पता है कि महाराष्ट्र में कई तरह की समस्या है, पानी की समस्या है। औरंगाबाद संभाजीनगर की बात की जाए तो यहाँ भी पानी की समस्या है। सगळेच प्रश्न प्रलंबित आहेत. मला याची संपूर्ण कल्पना आहे. इस बात की मुझे अच्छी तरीके से जानकारी है। पण आजचे जे काही प्रमुख विषय आहेत, या प्रमुख विषयांना धरून मी आजचं तुमच्याशी बोलणार आहे. आज या संभाजीनगरमध्ये, खरं तर या संभाजीनगरचं याचं मूळ नाव खडकी. आपल्या दोन्ही राजधान्या इथल्याच. एक आमचा देवगिरीचा किल्ला आणि त्याच्या अगोदरची आमची पैठण. मला असं वाटतं आजचा महाराष्ट्र दिन 1 मे आपण साजरा करताना पहिल्यांदा आपण थोडासा महाराष्ट्र मनाते वक्त महाराष्ट्र को समझना जरूरी है, क्योंकि जिसने महाराष्ट्र को नहीं समझा, उस दिन कहा था ना, थाने की सभा में या कौन सी सभा में कहा था, अभी मुझको याद नहीं आ रहा है, जो समाज इतिहास विसरला, लेकिन जिस समाज ने इतिहास भूला, उसके पैर के नीचे का भूगोल हिल गया है, उसके पैर के नीचे की जमीन हिल गई है. म्हणून मला असं वाटतं की थोडासा इतिहास आपण समजून घेणं गरजेचं आहे की और इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा इतिहास समझना जरूरी है कि हम कौन हैं. आपण महाराष्ट्राचे आहोत, आपण मराठी आहोत. हम महाराष्ट्र के हैं, हम मराठी हैं. या महाराष्ट्राने आनंद या देशाला काय काय दिलं, इस महाराष्ट्र ने इस देश को आज क्या क्या दिया. ये देश नहीं था, एक भूमि थी. पण आमचे ज्ञानेश्वर गेल्यानंतर ज्या वेळेला अल्लाउद्दीन खिलजी ज्या वेळेला महाराष्ट्रामध्ये इथे आला, हमारे ज्ञानेश्वर के जाने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी इस महाराष्ट्र में आया, आणि आमच्या देवगिरीच्या किल्ल्यामध्ये ज्यावेळी शिरला, और हमारे देवगिरी के किला में जब घुसा, क्या चला उधर, अगर कोई गड़बड़ी करने के लिए आए तो वहीं पर उसको मारो. महाराष्ट्र नवनिर्माण की सेना है, यहाँ पर कोई गड़बड़ी की ना तो चौरंगी करके घर भेज देंगे. बैठिए बैठिए, ठीक है. एका अल्लाउद्दीन खिलजीने ये एक अलाउद्दीन खिलजी ने 1 लाख लोक घेऊन येतो म्हणून सांगितलं. 1 लाख लोग लेकर आ रहा है ऐसा कहा. रामदेव राउत के राजा हमारा सावधान नहीं था. 1 लाख लोग तो आ ही नहीं रहे थे. कुछ हजार लोग ही थे. ये इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है. सोशल मीडिया में हम पढ़ते हैं ना, अलाउद्दीन खिलजी की आ रही है, ये महाराष्ट्र की पहली फेक न्यूज है. हम लोग फेक न्यूज से व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं, जो भी मन करता है डाल देते हैं.
हमारे महाराष्ट्र की कन्या रामदेव राव यादव की लड़की अलाउद्दीन खिलजी उठाकर ले गया। महाराष्ट्र में सरकार आगे के 400 साल महाराष्ट्र किस तरह था? या महाराष्ट्रातल्या माझ्या माता भगिनींवरती अत्याचार होत होते। इस महाराष्ट्र के मेरी मां बहनों पर अत्याचार हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, मंदिरं पाडली जात होती। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। याच पैठणीला आमच्या एकनाथ महाराजांनी तेव्हा तिथे आवाज दिली, दारवड म्हणजे दारवड। इसी पैठण में हमारे एकनाथ महाराज ने जो है आवाज दी थी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आणि या 1630ला दार उघडलं और फिर 1630 में दरवाजा खुला, आमच्या छत्रपतींचा जन्म झाला। हमारे छत्रपति का जन्म हुआ। स्वाभिमानाने कसं जगायचं असतं आणि काय जगायचं असतं हे आपल्या राजाने शिकवलं। स्वाभिमान से कैसे जीते हैं और क्या जीते हैं, यह हमारे राजा ने हमें सिखाया। महाराज गेले, महाराज गए। आमच्या नांदेडला राहणारे यहाँ हमारे नांदेड़ में रहने वाले खूप मोठे लेखक नरहर कुरुंदकर, बहुत बड़े लेखक नरहर कुरुंदकर, या कुरुंदकरांच्या पुस्तकामध्ये फार छान वर्णन केलेलं होतं। इन कुरुंदकर की किताबें बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे ते कोण होते? छत्रपति शिवाजी महाराज थे। आपण फक्त काय विचार करतो? फिर क्या सोचते हैं? अब्दुल खानाचा पुतळा पडला, शाहिस्ते खानने बोटं छाटली, पाकिस्तान की उंगली काटी, शाहिस्ते खान को मारा, पण केवळ 50 वर्षाचं आयुष्य, 50 वर्षाचं आयुष्य, लेकिन सिर्फ 50 साल की उम्र, इतका मोठा हा राजा, और इतने बड़े राजा, हा बादशाह औरंगजेब, ये बादशाह औरंगजेब, हा शिवाजी महाराजांना तिथून निसटल्यावरती मारण्यासाठी म्हणून इथे आला। सगळं काही ये शिवाजी महाराज को वहां से जब वो निकले तो उनको मारने के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आया। औरंगजेब आलाय 1681 साली आणि महाराजांचा मृत्यू झालाय, महाराजांचं निधन झालंय 1680 साली। 1681 साली औरंगजेबाला माहिती जो है होतं औरंगजेब यहाँ पर की उनको मारने के लिए आया था। महाराष्ट्रामध्ये चाललेला आहोत, तो माणूसच राहिलेला नाहीये, आपण कशा औरंगजेब को पता नहीं था कि जिनको मारने के लिए यहाँ आ रहा है वो अब जीवित नहीं है। इथे राहिला आणि इथून गेला। आगे के 27 साल औरंगजेब यहीं रहा और यहीं मरा। 27 वर्ष 27 साल परत कधी आग्र्याला गेलेला नाहीये। फिर वापस आगरा को नहीं गया। इथे संभाजीराजे त्यांच्याशी लढले, यहाँ पर संभाजी राजे उनसे संताजी लड़े, राजे लढले, संताजी धनाजी ने लड़ाई की, दादाराव महाराज लढले, ताराराणी साहेब लढल्या। तारारानी 1707 ला इथे मेला तो। 1707 में यहाँ मरा हो। औरंगजेबाने जी पत्र पाठवलेली आहेत ना, औरंगजेब ने जो पत्र भेजे थे, ती जी पत्र पाठवलेली आहेत त्या पत्रामध्ये तो कोणाचाही उल्लेख नाही करत। त्या पत्रामध्ये उस पत्र में वो किसी का उल्लेख नहीं करता। मला छळतोय, उस पत्र में सिर्फ वो इतना कहता है कि शिवाजी अभी भी मेरे साथ कर रहा है। त्या प्रेरणेला तो शिवाजी म्हणतोय। ये जो प्रेरणा है उस प्रेरणा को शिवाजी कहते खुळा हैं। नव्हता, खुळा नव्हता, वो पागल नहीं था। त्या औरंगजेबाला फक्त कळलं होतं उसको पता चल गया था कि शिवाजी व्यक्ति नहीं है, शिवाजी विचार हैं। छत्रपती शिवाजी महाराज हा एक विचार आहे आणि हा जो विचार या भूमीमध्ये पसरला, छत्रपति शिवाजी महाराज एक विचार हैं और ये विचार अगर इस भूमि पर फैल गया तो हमारा कोई भरोसा नहीं है। मराठेशाहीने उद्ध्वस्त केलं और वो मुघल साम्राज्य। सही ठहरा। मराठाओं ने आज पाकिस्तान समस्त महाराष्ट्र से मुगल साम्राज्य उद्ध्वस्त किया। अटके पार झेंडे फडकवले मराठ्यांनी, तो अटोक किल्ला, पाकिस्तान का अटोक किला, तिथे भगवी पताका फडकली। वहां पर भगवी पताका फहराई गई। पूर्ण मराठेशाहीचा इतिहास आपण विसरलो।
ये पूरा मराठी शाही का इतिहास हम भूल गए हैं, आम्हाला काहीच माहित नाही. हमको कुछ पता नहीं है. आम्ही फक्त पुण्यतिथी आणि जयंत्या फक्त साजऱ्या करतोय आम्ही महापुरुषांच्या. हम सिर्फ पुण्यतिथि और जयंती महापुरुषों की मनाते हैं. आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं काय वाक्य आहे? हमारे बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का क्या वाक्य आमच्या है? लोकांच्या अंगामध्ये वो कहते हैं हमारे लोगों के अंग देवी येते, भूत भी येतात, आती है, सगळ्या गोष्टी होतात. भूत आते हैं, काय सब कुछ वाक्य होता है. अप्रतिम वाक्य आहे. क्या अप्रतिम वाक्य उन्होंने कहा. त्याच्यात बाबासाहेब म्हणतात ज्या दिवशी या देशातल्या या समाजाच्या अंगामध्ये शिवाजी नावाचं भूत येईल ना त्या बाबासाहेब ने दिवशी कहा, आपला जग पादाक्रांत करून टाकू आपण. इस देश के लोगों में शिवाजी नाम का भूत आएगा ना, उस दिन जग बदल देंगे. आमच्या अंगात शिवाजी आला पाहिजे. हमारे अंग में शिवाजी आने चाहिए. ही आमची मराठेशाही, हा आमचा महाराष्ट्र. ये हमारी मराठाशाही है, ये हमारा महाराष्ट्र है. आज काय महाराष्ट्राची परिस्थिती झाली? आज महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या हो गई. आमच्या महाराष्ट्राची आबरू वेशीवरती टाकली जाते. रोज आमच्या महाराष्ट्राला देते वाटते हमारी महाराष्ट्र की आबरू जो है को नुकसान पहुंचा जा रहा है. रोज हमारे महाराष्ट्र के नेता जो मन में आता है वो बोलते हैं. पुढच्या येणाऱ्या ज्या पिढ्या आहेत, आज जे लाल आगे कच्चे जे आहेत, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, राजकारणामध्ये आज के जो छोटे बच्चे हैं, काय शिकत असतील? वो राजनेताओं को देखते हुए हे जे क्या टेलिव्हिजन सीखते वरती होंगे? रोज जे चॅनलवरती जे चालतंय हे ये जो टीवी राजकारण आहे. चैनलों पर जो चलता है, क्या वो राजकारण है, क्या वो हा राजनीति है, महाराष्ट्र आहे. क्या ये हमारा महाराष्ट्र है. ज्या महाराष्ट्राने या देशाला विचार दिला, जिस महाराष्ट्र ने इस देश को प्यार दिया, समाजवादाचा विचार या महाराष्ट्रात गेला. समाजवाद का विचार इस महाराष्ट्र से गया, बुद्धिज्म का विचार इस महाराष्ट्र से गया, हिंदुइज्म का विचार इस महाराष्ट्र से गया, कम्युनिज्म का विचार इस महाराष्ट्र से गया. आणि यांच्या सगळ्यांचे सगळं काय जे रोजच्या रोज जे बोलते आपण हसण्यावर घेतोय, रोजच्या रोज आमचा महाराष्ट्र खड्ड्यात जातोय. ये रोज रोज जो बोलते हैं उससे हंसी होती है. महाराष्ट्र दिन साजरा करायचा आहे मला. हमारा महाराष्ट्र गड्ढे में जा रहा है. क्या इसके लिए हम महाराष्ट्र दिन मना रहे हैं, काही बोधच घेणार नाही आहोत. जिससे हम कोई प्रेरणा ही नहीं ले रहे हैं, कोई बोध ही नहीं ले रहे हैं. समाज सुधारक या महाराष्ट्रात दिले. सबसे ज्यादा समाज सुधारक, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी इस महाराष्ट्र ने दिए. एक गोष्ट अशी नाही की जी महाराष्ट्रामध्ये कधी जन्माला नाही आली, महाराष्ट्राने इतरांना दिली. एक कोई बात ऐसी नहीं रही जो महाराष्ट्र में जन्म ना ली हो. महाराष्ट्राची हालत करून ठेवली. महाराष्ट्र ने दूसरों को दिया है और आज महाराष्ट्र की हालत क्या करके रख दी है. आई बहिणीवर शिव्या घालतायत. माँ बहन की गालियां देते हैं. कोणी मुद्द्याचं बोलायलाच तयार नाहीये. सगळेजण मुद्द्यावरती बोलतायत. आम्ही काय शिकवतोय तरुणांना? हुल्लडबाजी. कोई मुद्दे पर बोलने को तैयार ही नहीं है. हम युवाओं को क्या सिखा रहे हैं, हुल्लड़बाजी. इस सब पर हमारा ध्यान ही नहीं है. राज ठाकरेचं भाषण आहे. राज ठाकरे का भाषण है. हल्ला गुल्ला करा, हल- घोषणा द्या. हल्ला गुल्ला करो, नारे लगाओ आम्हाला यातलं काही घ्यायचं नाही. और निकलो. हेच बोलतो. इससे हमें कुछ लेना नहीं है और यहीं हम मरते आपल्या हैं. हाताला काही लागत नाही. हमारे हाथ में कुछ लगता आणि या नहीं है. सगळ्या राजकारणाला हेच हवंय. और इन सभी राजनेताओं को यही चाहिए. माझी दोन भाषणं काय झाली त्याच्यावरती सगळे काय फडफडायला लागले. मेरी 2 भाषण क्या हो गए, उसको लेकर सब लोग जो है तड़पने लगे. शरद पवार सांगतात की दोन समाजामधला बने हे दुरी माजवत आहेत. शरद पवार कहते हैं कि दो समाजों में जो है ये अंतर पैदा कर रहे हैं. देशासाठी म्हणे योग्य नव्हे. ये महाराष्ट्र और देश के लिए ठीक नहीं है. मैं दूरी पैदा कर रहा हूँ. पवार साहेब आपण जाती जातीमध्ये जे भेद निर्माण करताय ना. पवार साहब, आप जाति जाति में जो भेद पैदा कर रहे हो ना, उससे दूरी पैदा हो रही है. प्रत्येक व्यक्ती जातीतनं बघायची. हर व्यक्ति को जाति की नजर से देखना है. हातामध्ये पुस्तक घेतल्यानंतर पुस्तकाचा लेखक कोणत्या जातीचा आहे त्याचा हाथ में किताब लेकर ये देखना कि किताब का लेखक किस जाति का है, उसके बाद बोलना. आज आता घरी जाऊन
आता युट्यूबवर काढून बघा, सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आतापर्यंतच्या सभा काढून बघा. कधीतरी शरद पवार साहेबांनी महाराजांचा शिवाजी महाराजांचा उल्लेख केलाय का? आज घर जाइए और यूट्यूब पर देखिए, राष्ट्रवादी की तमाम सभाओं को निकाल कर देखिए कि कभी पवार साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला है क्या, और कुछ वीडियो निकाले हैं, तल्लीन जाते हैं, गीता रामायण सुन रहे हैं, और बगल में शिवाजी महाराज की तस्वीर रखी है. जिस दिन मैंने कहा कि शरद पवार साहब नास्तिक हैं, वो उनको बात चुभ गई. जो मुझे पता था वो मैंने बोला. फिर तुरंत देवी देवताओं की फोटो निकाली पूजा करते हुए. आप देवी देवताओं की फोटो दिखा रहे हो. आपकी बेटी ने लोगों में बोला है कि मेरे पिता नास्तिक हैं. अब इससे ज्यादा क्या मैं सबूत दूं? जहां सभा लेते हैं वहां बोलते हैं. राज ठाकरे को उनके दादाजी की किताब पढ़नी चाहिए. मैंने पढ़ी है. पवार साहब किताब को पढ़िए और संदर्भ के साथ पढ़िए, तब आपको पता चलेगा. मेरे दादाजी ने जो लिख कर रखा है वो अगर आपने ठीक से पढ़ा, वो व्यक्ति सापेक्ष है. जाति पाति में भेद निर्माण करने वाला नहीं है. हिंदू धर्म को मानने वाला इंसान था वो, उसकी पूजा करने वाला था. इस धर्म में जो गलत बातें थी उनके ऊपर उंगली उठाने वाला आदमी था कि ये सब नहीं होना चाहिए. मेरे दादाजी ये भट्ट वृक्ष के खिलाफ थे. धर्म मानने वाले इंसान थे. लेकिन पवार साहब ने आज कुछ संदर्भ लाए. अपन वो सुने ही, लेकिन इन टीवी चैनलों के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ. पूरे महाराष्ट्र को ध्यान से आगे जो मैं बातें कह रहा हूँ उनको सुनना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरह से जाति के नाम पे भेदभाव किया. मैं प्रबोधनकार की कुछ किताबें और उनके संदर्भ विशेषकर पवार साहब को बताने के लिए लेकर आया हूं. अगर आपको जमता है तो उसको पढ़ें. उनकी आत्मकथा माझी जीवन गाथा के 101 में हिंदू धर्म के लिए किए गए काम और क्रिश्चियन मिशनरी का विरोध करके हिंदू मिशनरी की बात करने वाले मेरे दादाजी थे. महाराष्ट्र में सार्वजनिक नवरात्रोत्सव शुरुआत करने वाले मेरे दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे थे. उनकी एक किताब है उठ मराठी उठ. इस किताब में हिंदू धर्म पर होने वाले अत्याचार की जानकारी दी गई है. राज ठाकरे तमाम संदर्भ बता रहे हैं प्रबोधनकार ठाकरे के साहित्य से. राष्ट्रवादी कांग्रेस के जन्म के बाद से ही महाराष्ट्र में जात पाति का
जाति पाति की राजनीति शुरू हुई। हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतर सुरू झाला। दूसरे जाति के प्रति द्वेष राष्ट्रवादी कांग्रेस के जन्म के बाद शुरू हुई। माझा मराठा बांधव भगिनी, मेरे मराठी भाई बहन, यांची माती भडकवायची, इनका माथा भड़काते हैं। लेन सारखा एक माणूस उभा करायचा, फिर अचानक जेम्स लेन नाम के किसी मग त्याने आदमी को खड़ा करने का, पुस्तकामधले काहीतरी फिर उसने कोई किताब लिखी, उसमें से कुछ चीजें निकालनी, आणि ज्या और माणसाने जिस आदमी ने पूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात संपूर्ण महाराष्ट्र में नहीं देश में शिवाजी महाराज घराघरापर्यंत पोहोचवले, छत्रपति शिवाजी महाराज को घर घर तक पहुंचाया, उसके वृद्ध काल में पुरंदरेंना त्रास द्यायला सुरुवात हमारे बाबा साहेब पुरंदरे को तकलीफ देने की शुरुआत की। कशासाठी? किस लिए? की ते ब्राह्मण आहेत। कि वे ब्राह्मण हैं इसलिए। पवार साहेबांना मला एकच गोष्ट सांगायची, यार राज ठाकरे ना आमचं घर, आमच्या घरामध्ये पवार साहब को आम्हाला कधी जात-पात शिकवली एक नाही, बात आम्हाला जात-पात मुझे माहिती बतानी नाही, है आम्ही जात-पात कधी बघत कि नाही, हमें घर में कभी आणि आम्हाला जात पात सिखाई नहीं गई। हम जात पात नहीं देखते और जात पात से व्यक्ती त्या व्यक्तीकडे जातो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जात बघून पुस्तकं वाचतो। मैं किसी के यहाँ पर जाता हूँ तो जात देखकर नहीं जाता हूँ, ना तो जाति देखकर तुमच्या किताब लोकांच्या पढ़ता हूँ। राजकारणासाठी हे सगळं ध्रुवीकरण करायचं जर एवढंच आहे, तुम्हारी राजनीति है समाधी ही कोणी बांधली? ध्रुवीकरण की। ऐसा है तो रायगढ़ की समाधि किसने बनाई? छत्रपतींची समाधी जी बांधली हमारी ती शिव रायगड छत्रपति की समाधि किसने बनाई? ही आमच्या लोकमान्य टिळकांनी बांधली। ये हमारे लोकमान्य तिलक ने बनाई। लोकमान्य टिळकांना आता तुम्ही काय ब्राह्मण म्हणून बघणार आहात का? लोकमान्य तिलक को क्या आप ब्राह्मण के तौर पर देखेंगे? लोकमान्य टिळकांनी ज्यावेळेला स्वतःचं पहिलं वर्तमानपत्र काढलं, त्या वर्तमानपत्राचं पहिलं नाव काय? मराठा। लोकमान्य तिलक ने जो सबसे पहला समाचार पत्र शुरू किया उसका नाम क्या था? मराठा। हे पवार साहेबांनी सांगणार नाही। ये पवार साहब कभी बताएंगे नहीं। आता जेम्स लेन इतकी वर्ष अभी बघा, जेम्स लेन सत्यवादी होती। इतने साल तक ये आदमी सत्यवादी था। खींच के लाना चाहिए था जेम्स लेन को और उससे पूछना चाहिए था कि बता तेरे को किसने बताया ये सब। उस जेम्स लेन की इंडिया टुडे ने अभी इंटरव्यू किया। उस मुलाकात के यानी इंटरव्यू के उस मुलाकात के सिर्फ 4 सवाल मैं आपको दिखाता हूं। जेम्स लेन के इंटरव्यू के कुछ भाग दिखा रहे हैं। छत्रपती शिवाजी महाराजांची अपमानकारक माहिती तुम्हाला कोणी पुरवली होती? तुम्ही प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने विचारला। तो राज ठाकरे को आप सुन रहे हैं जो इस मंच से सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने एनसीपी पर भी निशाना साधा, शरद पवार को भी कटघरे में खड़ा किया है। राज ठाकरे का ये भाषण जिसका हिंदी अनुवाद इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। राज ठाकरे जिन्होंने कहा कि शरद पवार अपनी नौटंकी बंद करें। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि महाराष्ट्र के अब सभी जिलों में वो सभा करने की भी तैयारी कर रहे हैं। शरद पवार पर उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की हालत क्या हो गई है, महाराष्ट्र की आबरू लुटा दी गई। शिवसेना पर और महाअघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने कई मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार मुझे कहते हैं कि मैं भेदभाव पैदा कर रहा हूं, लेकिन शरद पवार जातियों में दूरी पैदा कर रहे हैं। तो इस खबर पर हमारी नजर है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज केजरीवाल ने गुजरात में एक रैली की। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने केजरीवाल पर इसे लेकर हमला बोला है। आइए सुनते हैं। तो गुजरात के गृह मंत्री का ये केजरीवाल पर हमला है। केजरीवाल ने आज गुजरात में एक रैली की है। लगातार केजरीवाल गुजरात में इससे पहले भी उन्होंने रैली की थी। और देखिए अब गुजरात के गृह मंत्री जिनका नाम है हर्ष सांघवी, उन्होंने केजरीवाल पर इसे लेकर हमला बोला है। गुजरात के गृह मंत्री ने उनकी रैली को लेकर गुजरात के गृह मंत्री का केजरीवाल पर हमला। उन्होंने कहा कि ये डर अच्छा है केजरीवाल जी। हर्ष सांघवी गुजरात के गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि ये डर अच्छा है केजरीवाल जी। तो गुजरात में रैली कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उस रैली को लेकर निशाना साधते हुए गुजरात
सरकार में गृह मंत्री हर्ष सिंघवी, जो कह रहे हैं कि ये डर है केजरीवाल का और ये डर अच्छा है केजरीवाल जी। राज्य सरकार के कामों पर टिप्पणी सामान्य है। तो जिस तरीके से गुजरात में रैली कर कई मुद्दों को उठा रहे हैं केजरीवाल, सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उस पर यह पलटवार किया गया हर्ष सिंघवी की तरफ से, गुजरात के गृह मंत्री की तरफ से, और उन्होंने कहा कि यह डर अच्छा है केजरीवाल जी, राज्य सरकार के कामों पर टिप्पणी सामान्य है। तो केजरीवाल पर गुजरात के गृह मंत्री का यह निशाना, जिसमें रैली पर किए गए तंज को, रैली में किए गए टिप्पणी को वो कह रहे हैं कि ये केजरीवाल का डर है। तो गुजरात में भी चुनावी गहमागहमी काफी तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरूच में आज एक बड़ी रैली की और उस रैली में उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले चुनाव में राज्य से बीजेपी और कांग्रेस का पत्ता साफ होने वाला है। आज भी एक आदिवासी अपनी 2 जून की रोटी खाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए तरसता रहता है। गुजरात के स्थापना दिवस पर भरूच में आदिवासी महासम्मेलन कर केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने साधे। पहला, कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की और दूसरा, छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी के तौर पर मजबूत सहयोग की तलाश लिया। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां उन अमीरों के साथ खड़ी है, ये दोनों पार्टियां केवल उन अमीरों को और अमीर बना रही हैं और अमीर बना रही हैं। आज मैं कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, छोटू भाई, महेश भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, हम गरीबों के साथ। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 27 सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। पिछले विधानसभा में भारतीय ट्राइबल पार्टी की मदद से कांग्रेस इन 27 सीटों में से 14 पर जीती थी। एक सीट बीटीपी को मिली थी, लेकिन इस बार छोटू भाई आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं और इसी के दम पर अब केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस तो अब खत्म है कि नहीं है? कांग्रेस का तो अब कुछ नहीं बचा। खोखा। तो कांग्रेस को वोट देना भी बेकार है और कांग्रेस के जो अच्छे नेता हैं, उन अच्छे नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, आ जाओ, आम आदमी पार्टी में आ जाओ, मिलके गुजरात ठीक करेंगे। जो गंदे नेता है वो वहीं रहो, जो अच्छे नेता है वो इधर आ जाओ। मैंने कहा कि आप लोग गुजरात में कुछ काम क्यों नहीं करते? दिल्ली में 7 साल में इतना काम कर दिया, तो तुम लोगों ने 27 साल में क्यों नहीं किया? बोला सर हमें काम करने की क्या जरूरत है। तो मैं आज गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार इनका घमंड तोड़ दो, एक बार इनका अहंकार तोड़ दो। इनका घमंड तोड़ने के लिए ही चाहे एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। भरूच के आदिवासी सम्मेलन से केजरीवाल ने गुजरात की बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। सबसे महंगी बिजली से लेकर 6000 बंद हुए स्कूलों पर सवाल उठाए। दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से बीजेपी इतनी डरी हुई है कि तय वक्त से पहले ही चुनाव कराने की तैयारी हो रही है। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। 27 साल में इन्होंने सरकारी स्कूलों का ये हाल कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, 5 साल अगर आप और इनको दे दोगे, ये कुछ नहीं करने वाले। ऐसे ही चलेगा कि नहीं चलेगा? ये ऐसे ही करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। इन्होंने कुछ नहीं करना, लूटना है केवल। और 5 साल दे दो, गुजरात नहीं सुधरेगा। गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में यहां आपका खाता नहीं खुला था, लेकिन हाल ही में सूरत नगर निगम चुनाव में 27 सीटें जीतने के बाद केजरीवाल का हौसला बुलंद है। लेकिन महंगाई है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही। अब मई के पहले ही दिन महंगाई का एक और करंट लगा है। मई में महंगाई की बड़ी मार, फिर बढ़े गैस सिलेंडर के दाम। नया महीना शुरू होते ही एलपीजी गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है।
राहत की बात बस इतनी है कि इस बढ़ोतरी का बोझ सीधा आम आदमी के किचन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैस सप्लाई कंपनियों ने रसोई गैस नहीं बल्कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी की है। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर 102 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। नए रेट के मुताबिक अब 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2253 से बढ़कर 2355 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं 5 किलो का LPG सिलेंडर 655 रुपए का हो गया है। इससे पहले कमर्शियल सिलेंडरों के दाम 1 अप्रैल को बढ़े थे, तब इसकी कीमत में 250 रुपए का इजाफा किया गया था। वैसे तो कमर्शियल सिलेंडर से आम आदमी का सीधे वास्ता नहीं होता, लेकिन रेस्टोरेंट से लेकर कारखानों तक में इसी कमर्शियल सिलेंडर से चीजें तैयार होती हैं। तो लाजमी है, सीधे न सही लेकिन घूम फिर कर गैस की महंगाई की मार तो आम आदमी पर ही पड़ेगी। आप आज महंगाई के कमर्शियल सिलेंडर जो मैं आपको बता रही हूँ, 1 मार्च 2022 को कितनी कीमत बढ़ी? 105 रुपए। 1 अप्रैल को फिर 1 तारीख को 250 रुपया बढ़ा दिया। आज 1 मई को 102 रुपया बढ़ा दिया। 1 अक्टूबर 2021 से 1 मई 2022 8 महीने में आप देखेंगे तो 618 रुपए 50 पैसे कीमतें बढ़ा दी गई हैं। क्या गारंटी है कि मई के बाद 1 जून को आप देखेंगे ये 3 और 4 हजार भी पार कर सकता है? तो ये महंगाई का वार मोदी सरकार का लगता है उपहार हो गया है लोगों के लिए। आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं औरंगाबाद, जहां पर MNS प्रमुख राज ठाकरे रैली को संबोधित कर रहे हैं। और देखिए, जिस बात का इंतजार था कि राज ठाकरे क्या बोलते हैं लाउड स्पीकर को लेकर, तो उन्होंने लाउड स्पीकर पर भी अपनी बात रखी है कि ये मुद्दा अचानक नहीं आया है। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। लाऊडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही। जे सुप्रीम कोर्टाचे नियम म्हणून सांगताय ना, तो लाउड स्पीकर पर अगर अजान होगी तो हनुमान चालीसा भी होगी, ये कह रहे थे राज ठाकरे, जिन्हें आपने सुना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।